नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय भीम। आज की इस आगाज क्लास के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की क्लास के बारे में हम चर्चा करते हैं। आरपीएससी एग्ज़ाम, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉप टाइप के हैं, ठीक है, और जो नोट्स हैं वह भी इसी में सम्मिलित हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ नोट्स बने हुए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम परीक्षाओं में आपको इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से बाहर निकालेंगी। ठीक है, ये क्लास। तो चलिए राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉप स्टडी। तो जो इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, पहला है राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल आएंगे, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार आएंगे, मेवाड़ का इतिहास, जालोर एवं रणथंभोर चौहान, राजस्थान के चौहान वंश, राजस्थान के मुगल साम्राज्य, 1857 की क्रांति राजस्थान, राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान की राजनीति जनजागरण, राजस्थान के एकीकरण और राजस्थान की प्रजा मंडल। ठीक है, और तो देखिए एकीकरण हो गया, प्रजामंडल आएगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में इसमें आएगा राजस्थान में दुर्ग, मंदिर, हवेलियाँ, राजस्थान के लोक देवी देवता आ जाएंगे, राजस्थान की देवियाँ आ जाएंगी, राजस्थान के संत, राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय, राजस्थान के त्योहार। ठीक है, तो चलिए इसमें राजस्थान के आभूषण, खान पान, वेशभूषा, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ, राजस्थान के संगीत घराने, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान साहित्य कला, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो इस बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इन टॉपिकों के बारे में। तो चलिए, इन टॉपिकों के बारे आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा आने वाले एग्जाम में, और जो आए हैं उनमें भी। ठीक है, जो क्वेश्चंस कौन से, कहाँ से, कितनी बार आए, सब कुछ इस क्लास में आपको पूर्ण बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन साथ में रखिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस धूमधाम क्लास में टॉपिक फर्स्ट में बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए राजस्थान का इतिहास, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो चलिए बच्चों, इसमें राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो चलिए, बादामी चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का कर्नाटक से एक ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ था। कौन सा हुआ एक अभिलेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ? कर्नाटक से। ठीक है, तो आप इसको रख लीजिए। इसकी भाषा संस्कृत एवं रचनाकार रवि कीर्ति है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख के रचनानुसार पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, रख लीजिए। दूसरा इसमें पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार राजपूत काल, सामंत काल 700 से 1200 ईस्वी है, जो इस सारणी के माध्यम से आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहला है गुर्जर पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन पृथ्वीराज रासो के अनुसार उन्होंने बताया है कि इसमें जो गुरु वशिष्ठ जो अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं तो हरिश्चंद्र लोहालिद्दी जो है संस्थापक हैं, और इसमें त्रिपक्षीय जो संघर्ष थे। ठीक है, तो उसमें जो ये देखिए सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो आप नक्शा के माध्यम से देखिए, सबसे ज़्यादा गुर्जर प्रतिहार भारत के अंदर इनमें, और गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, इंद्र इंदिरा युद्ध, चका युद्ध, बंगाल, पालवंश, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, राष्ट्रकूट, ये सभी अलग अलग खंडों में से, अलग अलग दिशाओं में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आए हैं, बसे हुए थे। ठीक है, जैसे जैसे इतिहास का प्रारूप तैयार हुआ
उसी तरह उनका जो था उसी तरह से चला थी। तो आगे जो जेम्स टोड आएगा, हैंसोंग आएंगे, मीरबोज आएंगे, वो राजस्थान गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही योगदान दिया था और उनकी जो भागीदारी थी वो आज इतिहास के माध्यम से हम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसको रट लीजिए। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खंजर जाति विदेशी मानी गई है। तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि जो कंजर जाति थी वो एक विदेशी जाति थी। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे कौन थे? पुत्र रज्जल राजस्थानी जो राजधानी मंडोर के दह भोग भट्ट कदक थे। ठीक है, तो इसमें जो पैराग्राफ था, नक्शा था, उसके अंदर चित्र था, उसके अंदर नागवर द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रथम, महिपाल, उसके बाद अंतिम शासक यशपाल बने थे। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रकूट दुर्ग, अंतिदुर्ग, धर्मन दुर्ग। देखिए अब इसमें नागपुर द्वितीय तो राष्ट्रकूट की जो की थी, और मेरभोज ने दंती दुर्ग का निर्माण किया था, महेंद्र ने ध्रुव का निर्माण, महिपाल प्रथम ने गोविंद द्वितीय, और अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे, और यशपाल इंद्र तृतीय थे। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। ठीक है, अब हैंसोंग की बात कर लेते हैं। हैंसोंग के अनुसार गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे। हैंसोंग ने कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार विदेशी क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इनको क्षत्रिय की उपाधि दिए गए थे। ये कहीं बताते हैं, अलग अलग का मत है। कोई अग्निकुंड से प्राप्ति बताता है, कोई मतलब हर जगह से हर प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे निश्चित जुड़ाव मुड़ाव एक नीचे आएगा। शिलालेख की बात करें, गठियाला शिलालेख मिला है इनके अनुसार से, ऐसे जो हैंसोंग के अनुसार थी गठियाला मिली। मिहिर भोज ग्वालियर के अभिलेख में लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। जो मिहिर भोज था उनको जो लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बारे में हम चुपचाप चर्चा करते हैं। चलिए 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, जिसमें कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, डॉक्टर आर सी मजुमदार के अनुसार गुर्जर भौगोलिक शब्दावली के हैं, जबकि प्रतिहार पद की पहचान कर देता है। राजा के महल के बाहर सुरक्षा का कार्य करते थे। ठीक है, हैंसोंग ने गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र को कूचेलो व राजधानी पिलो बहुत कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड क्रेडिट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें गुर्जर प्रतिहारों को क्षेत्र कुचेलो के नाम से जाना था। इसमें क्वेश्चन आया था, हैंसोंग ने गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र को कुचेलो व राजधानी को किस नाम से पुकारा जाता? तो पिलो बोलो के नाम से इनको पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी यात्री अलम सुदी के गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र के लिए गुर्जर अल गुर्जर प्रतिहारों के लिए जुर्ज तथा राजा के लिए जो शब्द बोला जाता है बोरा। ठीक है, बोरा का प्रयोग करते थे पहले, पुराणों में बोरा ही कहते थे। ठीक है, जो इतिहास था उनमें बोरा कहते थे। अब तो धीरे धीरे समय बदलता गया, देश का जो निर्माण होता गया, सुविधा होती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे राजा महाराजा और मंत्री शंत्री परिषद पार्षद विधानसभा, ये तमाम सरपंच वगैरह वार्ड मेंबर, ये सब धीरे धीरे नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासक एक क्षत्रिय माने गए थे। क्षत्रिय योद्धा का काम करते थे, रक्षक थे, मतलब जो उनका महलों के जो रक्षक थे बाहर खड़े होते थे, इसीलिए उनको दिया गया। मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल जो शाखाएं थी 26 मानी गई, और 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो, और भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार जो महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम्म, संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक जोधपुर के प्राप्त गठियाला शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, और हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जल ने मंडोर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, रज्जल की बात करते हैं, उसके बाद में संस्थापक रज्जल। ठीक है, रज्जल के द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया? राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, और यह राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता है। जो राज्य की अभिषेक करता है, जो या तो राज्य की जो राजा होता है उसके, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, पद से अच्युत हो जाता है या पद को छोड़ देता है, उसके बाद में जो राज्य की नया राजा चुना जाता है उसका अभिषेक किया जाता है, यानी उसके राजपाट उसको दे दिया जाता है, तो उसी अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, न्यू राजा की उत्पत्ति करते हैं तब। ठीक है, रज्जल के दरबार विद्वान नरहरि ने
रज्जल को राजा की उपाधि दी है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नरभट्ट की हम बात करते हैं। नरभट्ट को गुरु ब्राह्मणों का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुरु किसका? ब्राह्मणों का संस्थापक माना जाता है। हैनसुंग ने नरभट्ट के शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाले, ईमानदारी से कार्य करने वाला। ठीक है, नागभट्ट की हम बात करते हैं। नागभट्ट नामक व्यक्ति गुर्जर प्रतिहार जो शासक बना, इसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर आया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी रट लीजिए, आ सकता है, बार बार आ भी सकता है, कई की परीक्षा में आया भी है। ठीक है, घुमा फिरा के आता है। ठीक है, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था वो वैसे के वैसे 2016 के अंदर आया था। ठीक है, बेनमालम जालोर की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, यहाँ के शासकों ने स्वयं को रघुवंशी प्रतिहार, ठीक है, तो यहाँ के शासकों ने स्वयं को रघुवंशी प्रतिहार कहा है। और जो नागभट्ट प्रथम था उन्होंने जो कार्यकाल था 730 से 760 का ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, उपाधि की बात करते हैं। नागवलोक मलेच्छों का नासक नारायण की मूर्ति का प्रतीक है। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर आया था, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो नामवालों को मलेच्छों का नासक नारायण की मूर्ति का प्रतीक जो चिन्ह है। ठीक है, तो इस बारे में क्वेश्चन आया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थानी की बात करते हैं। भीनमाल जालोर थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? भीनमाल जालोर थी। ठीक है, तो इनकी राजधानी भीनमाल जालोर थी। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन नागभट्ट के द्वारा हरणे गर्भधान यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा था? हरणे गर्भधान का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति। जो पुत्र का जन्म होता है, पर पुत्र का नया जन्म होता है, उस जन्म के अवसर पर हरणे गर्भधान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। धूमधाम से जो यज्ञ होता है। ठीक है, उसमें बड़े बड़े महापुरुष, योगी, जो तमाम जो ब्राह्मण वगैरह वगैरह सभी लोग उसमें उपस्थित होते थे। उसी अवसर पर उनका जो गर्भदान बच्चे का होता था, उसी अवसर पर ये यज्ञ का आयोजन किया जाता था। और इसमें जो उनके जो पिंड जो ब्राह्मण वगैरह थे उनको दान दक्षिणा भी इसमें दी जाती थी। नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक दंतीद्रुक को भी इस युग के दौरान आमंत्रित किया गया था, और इस समस्या का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआती नहीं थी। ठीक है, इससे जो यज्ञ हुआ था उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत नहीं हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे इनके जो शुरुआत कर दी गई थी। मिहिर भोज की बात है। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट जो को मलेच्छों का शासक कहा जाता है। ठीक है, अभी ऊपर चर्चा में आया था मलेच्छो। मलेच्छो जो आया था यहाँ, ठीक है, मलेच्छों का जो नासक कहा जाता है। जो नागभट्ट प्रथम था, जो 723 से 760 ईस्वी तक जो उनका शासक रहा था, उस समय जो नागावलोक और मलेच्छों का नासक है और नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को। और जो मलेच्छों का नासक कहाँ है, वो मिहिर भोज को कहाँ है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में नागभट्ट को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बाद जो ककुल व देशराज गुर्जर प्रतिहार शासक बने थे। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बाद में, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद किसको प्रतिहार शासक बनाया गया था या बने थे? तो इसमें कुक्कल देवराज गुर्जर का नाम आपको ऐड करना है। ठीक है, तो वत्स राज की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो 783 से 95 ईस्वी तक चला था। उपाधि की बात करते हैं। रण अस्तीन युद्ध का हाथी। ठीक है, और एक बात करते हैं हाथी गांव, जो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर हाथी गांव का माना जाता है। हाथियों का गांव जो आमेर कुंडा के अंदर। ठीक है, तो जय वराह दुंगल नामक ब्राह्मण के द्वारा की गई, और क्योंकि वत्स राज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने जो वैष्णव जो धर्म था उनको एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि धारण बताया है। ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। वत्स राज के काल को त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। वत्स राज ने कन्नौज शासक इंदिरा युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया गया था। और बंगाल के जो शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया, और परंतु वत्स राज राष्ट्र को शासक ध्रुव के हाथों में पराजित हुआ। ठीक है, इस प्रकार वत्स राज के काल में कन्नौज पहली बार गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त, और वत्स राज काल में कन्नौज गुर्जर प्रतिहार को हाथों से निकल गया था। उनके जो हाथ होते, जो उनका जो काल था कन्नौज प्रतिहार का, जो वत्स राज का जो काल था उस टाइम पे कन्नौज के अंदर जो गुर्जर प्रतिहार गुर्जरों को प्राप्त था। ठीक है, सीधी सी बात। वत्स राज जैसे कन्नौज प्रतिहार को हाथों से निकाल
दिया गया था, यानी कुछ कमियां थी, कुछ ऐसी मजबूरियां थी, इस कारण से वो हाथों से छीन लिया गया था। ठीक है। वत्स राज्य के काल में गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य विस्तार बंगाल तक था। तो इनका जो फैलाव था वो कहाँ, बंगाल तक माना गया है। ठीक है, वो बंगाल तक था। बंगाल, बिहार, इन तमाम जगह पर था। ठीक है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपनी उत्तर भारत विजय के उपलक्ष्य गंगा यमुना को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपमानित किया है। ठीक है। अब इसमें जो ये था, जो भारत विजय की उपलक्ष्य जो थी, और गंगा यमुना सरस्वती जो नदियां थी, वहां पर जो इनके चिन्ह के रूप में अपनाया गया था कि कौन सा चिन्ह, राष्ट्रकूट ध्रुव में। ठीक है। जो कौन सी जगह, उत्तर भारत की तरफ। ठीक है। राजस्थान, भारत के अंदर उत्तर भारत जो था उसके अंदर इनमें किया गया राष्ट्रकूट शासन ध्रुव में। ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में इनकी गंगा यमुना सरस्वती को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो ये हो गई इसमें बात। तो ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वत्स राज्य के काल में संस्कृत भाषा में बलि प्रबंध नामक लेख की रचना की है। ठीक है। एक तो बलि होता है जो किसी पशु की, किसी देवी देवताओं के चरणों में दी जाती है। ठीक है। जो जिनके आराध्य देव हैं, जैसे इष्ट देवी है, काली माता, तमाम जो देवी देवता हैं उनको भी पशुओं की बलि दी जाती है, वो एक बलि हो गया। वो नाम, इसमें जो लेख है वो उसका, उसकी रचना के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। इसमें गुजर प्रतिहार काल में प्रचलित सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जो पहले सती प्रथा थी, जो कर्नल जेम्स टोड ने इसमें सती प्रथा को अवैध घोषित करके 1839 ईस्वी में उनको अवैध घोषित करके उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ने भी इस पर कई मुद्दे चर्चाएं उठाई थी। तो इस बारे में 1843 ईस्वी में भी इसका जो जिक्र हुआ था, इनको भी बंद करने का आह्वान किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये पहले सही समाप्त होती चली आ रही थी। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था। वत्सराज की था शैव, ठीक है, अनुयायी था। वत्सराज के काल में जोधपुर के ओसिया, ठीक है, ओसिया जो जोधपुर के अंदर है, जो माता जी का मंदिर है, ठीक है, नामक स्थान पर महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर ओसिया का महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ। ये पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछता है, पश्चिम में भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो आपको टिक लगाना है, जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा महामारू शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और महामारू शैली तात्पर्य से एक स्थान पर एक से ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है। वत्स राज्य के काल में उद्धोतन सूरो व जिनसेन सूरी नामक विद्वान हुए। कौन से विद्वान? उद्धोतन सूरी, जिनसेन सूरी नामक विद्वान हुए। और उद्धोतन सूरी के द्वारा कुल्ले माला तथा जिनसेन सूरी के द्वारा हरिसेन पुराण की रचना की गई थी। ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है, हरिसेन की रचना, हरिवंश पुराण की रचना किनके द्वारा की गई थी? जिनसेन सूरी के द्वारा की गई थी। जिनसेन सूरी ने किस पुस्तक की, किस पुराण की रचना की, किस पुस्तक की रचना की? तो हरिवंश पुराण की इन्होंने रचना की। ठीक है। तो नागभट्ट द्वितीय की हम बात करते हैं। ठीक है। 795 से 883, पहले क्या है? 33, सॉरी। तो पहले चलिए छोड़ो, अपन बात करते हैं कि उपाधि की। परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधीराज की उपाधि इनको मिली हुई थी। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को 3 उपाधियां मिली थी। तो तीनों को आपको याद करना है। पूछ सकता है कि नागभट्ट द्वितीय को कितनी उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। इनका जो कार्यकाल कब से कब तक था, और इनको क्या कहा जाता था। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिली थी। तो चलिए तीनों का, इनको तो याद रख लीजिए। ठीक है। मीर भोज के बाद, मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को कर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें पूछा, मीर भोज की ग्वालियर को जो अभिलेख था उसमें नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा जाता था? तो आपको लिखना है, कर्ण कहा जाता है। नागभट्ट द्वितीय के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पूछ सकता है, नागभट्ट द्वितीय के काल में कौन सा संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक। तो ये कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इनको याद रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और इस समय राष्ट्रकूट जो शासक गोविंद तृतीय था, गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है। तो ये भी आप लिखना है आपको। गोविंद गिरी तृतीय ने किनको पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने किनको पराजित किया था? गोविंद गिरी ने किसको मोहताज का रूप दिया गया, और नागभट्ट द्वितीय को किस नाम से जाना गया? तो ये सब बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। और गोविंद तृतीय को जब दक्षिण में व्यस्त था, तब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रा युद्ध को पराजित किया। इसमें पूछ सकता है कि गोविंद तृतीय को दक्षिण में व्यस्त था, तब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके कौन सा युद्ध को पराजित किया था? तो आपको लिखना चक्रा युद्ध। ठीक है।
पराजित किया था। ठीक है, कन्नौज में गुर्जर प्रतिहारों शाखा एक शाखा स्थापित की थी, जिसमें नागवर द्वितीय ने बंगाल के शासक रुद्रमपाल को भी हराया था। बंगाल पूछ सकता है कि बंगाल के उस में नागवर द्वितीय के काल में उस समय बंगाल के शासक कौन थे, तो आपको लिखना है धर्मपाल। ठीक है, कौन थे? धर्मपाल। तो ये तमाम चीजें आपको दिमाग में याद रखनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए बंगाल के शासक धर्मपाल। ठीक है, तो नागवर द्वितीय के काल में जोधपुर कुछ कला नामक स्थान पर शिव और पार्वती विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो नागवर द्वितीय के काल में जोधपुर के अंदर कुछ कला नामक स्थान पर किन मंदिरों का निर्माण हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। एक बात ध्यान रखें, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें शिव पार्वती और विष्णु का मंदिर यहाँ पे था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी जुटी हुई। चंद्र प्रसूरी की पुस्तक भावक नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी चंद्र प्रभुसूरी नामक पुस्तक जो प्रभावक चरित्र से प्राप्त थी। किसी चरित्र से? प्रभावक चरित्र से प्राप्त थी। वो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा गंगा को समाधि ली गई थी। ठीक है, ये द्वारा नागभट्ट द्वितीय था, उनके द्वारा कौन सी गंगा को समाधि ली गई थी? ठीक है, तमाम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब परीक्षा निरीक्षक को किसी प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। तो चलिए, रामचंद्र सूरी 833 से 36 ईस्वी तक जो उनका कार्यकाल था। रामचंद्र सूर्य के काल में मंडोर के गुर्जर प्रतिहार स्वतंत्र होने लगे और बंगाल के पाल शासकों को ने भी गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और इस रामभद्र की हत्या उसके पुत्र मिहिर भोज द्वारा की गई थी। देखिए, पहले ये होता था पिताजी, माताजी, भाई, ये सब तमाम चीजें नहीं हुआ करती थी उस टाइम। अगर किसी राजपाट को या किसी राज्य को जीतना होता है तो अपने भाई की पिता की वहाँ पे हत्या देखने को मिल रही। ठीक है, मिली थी और होती थी पहले। ठीक है, राज्य की राज्य को छीनने के लिए अपने भाई पिता की भी हत्या कर देते थे। तो देखिए, यहाँ पे रामभद्र की हत्या उसके पुत्र मिहिर भोज के द्वारा की गई थी। ठीक है, और मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार शासकों का पितृहत्या कहा जाता है। ठीक, तो प्रश्न पूछ सकता है मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो क्या कहा जाता है? तो पितृहत्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, मिहिर भोज 1836 से 800 सॉरी 836 से 855 ईस्वी में जो इनका कार्यकाल था। और उपाधि की बात करें, आदि वराह और जय वराह की उपाधि वत्सराज ने धारण की थी। और प्रभास पाटन और संपूर्ण पृथ्वीराज का विजय बग्राम अभिलेख उत्तर प्रदेश के अंदर मिहिर सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज था, वो किसका प्रतीक माना गया? सूर्य का प्रतीक। जानकारी के स्रोत की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बारे में, या इसे आपको बता दें, ग्वालियर में जो अभिलेख मध्य प्रदेश के अंदर मिली थी, और सागरताल में जो प्रशस्ति मिली थी वो मध्य प्रदेश के अंदर मिली थी। और बगरमा जो अभिलेख यहाँ से मिले थे। वैष्णव को संरक्षण में दिए जाने का जो वराह की उपाधि जो ग्वालियर से ही मिली थी होती थी। और राष्ट्रकूट जो मिहिर भोज था, उनको राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय को पराजित करने का जो मालवा पर अधिकार इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है। पहली कौन सी याद रखनी है? ग्वालियर अभिलेख कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सागरताल प्रशस्ति कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। जो इनका जो अभिलेख था मिहिर भोज का, बगरमा अभिलेख। ठीक है, ये इनके द्वारा। ठीक है, ये किस धर्म को संरक्षण दिए थे? तो वैष्णव धर्म को ये संरक्षण दिए जाने का कारण आदि वराह की उपाधि ली थी, और जिसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश के अंदर जुटी हुई है। ठीक, और राष्ट्रकूट जो मिहिर भोज थे, वो राष्ट्रकूट जो शासक कृष्ण तृतीय को पराजित करके कन्नौज मालवा पर अधिकार किया था इन्होंने। ठीक है, मिहिर भोज ने। तो ये आपको बेसिक सी जानकारी माइंड में रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं राजस्थान का एकीकरण, इस बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण के बारे में। तो राजस्थान का उस टाइम पे जो एकीकरण हुआ था वो अलग था, और बाद में एकीकरण वो अलग था। ठीक, तो इसमें जो एकीकरण हुआ राजस्थान का, वो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम की 7वीं धारा के अनुसार देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। वे यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र थे कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश में अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम से पूर्व ही 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन ने थे।
ठीक है। ये तत्कालीन आईसीएस अधिकारी थे। कौन से थे? आईसीएस अधिकारी थे। रियासत की बात करते हैं, रियासती विभाग किसी देशी राज्य के लिए भारतीय संघ का राज्य बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई थी। ठीक है, 2 शर्तें थी। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या हो, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय हो। ठीक। और राजस्थान में 4 रियासतें शर्तों को पूरा करती थी। ठीक है, 4 रियासतें थी, वो शर्तों को पूरा करती थी। कौन सी करती थी? जिन्हें जीवे राजा भी कहा जाता था। क्या कहते थे? जीवे राजा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में 4 रियासतें थी, वो किन शर्तों को पूरा करती थी और वो उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जीवे राज्य भी कहा गया है। और जयपुर, इसमें जो संस्था थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आती थी। ठीक है, एकीकरण की बात करते हैं, एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, उस टाइम की बात है, इतिहास की। ठीक, बाद में राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इनकी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा को धार सभा कहा जाता है। पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा था, पूछ सकता है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को विधानसभा को किस सभा द्वारा इनको कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है? धार सभा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, 1956 में अजमेर मेरवाड़ा और प्रधानमंत्री हरभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, 3 ठिकाने थे। नीमराणा अलवर जो राजेंद्र सिंह थे, लावा जो जयपुर के अंदर, बंस प्रदीप सिंह, कुशलगढ़ की बांसवाड़ा हरेंद्र सिंह थे। ठीक है, तीनों को याद रखना है। हम 19 रियासतें, उनके संस्थापन ठिकानों की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 19 रियासतों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है जयपुर, शासक कौन थे? मान सिंह द्वितीय। ठीक है, दूसरा है बीकानेर, शार्दुल सिंह, जोधपुर के हनुवंत सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, उदयपुर के भोपाल सिंह, सिरोही के उभय सिंह, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, भरतपुर के विजेंद्र सिंह, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद। ठीक है, और किशन शाहपुरा अजमेर की सुदर्शन देव सिंह थे, किशनगढ़ अजमेर सुमेर सिंह थे, कोटा के भीम सिंह थे, और बूंदी के थे बहादुर सिंह थे, झालावाड़ के हरिश्चंद्र रेव सिंह थे, टोंक के थे अजीज दौला, करौली के थे गणेश पाल वासुदेव, और 18वां के हैं उदयभान सिंह थे, अलवर के तेज सिंह थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अंग्रेजों द्वारा एकीकरण के समय राजस्थान को 4 भागों में राजपूत स्टेट एजेंसी में बांटा गया, जो इस प्रकार था। ठीक है, तो यह आ सकता है अंग्रेज राजस्थान का एकीकरण होता उस समय, उससे पहले अंग्रेज द्वारा एकीकरण के समय। ठीक है, उस एकीकरण के समय था, उसमें राजस्थान को कितने भागों में राजपूत स्टेट एजेंसी में बांटा गया था? ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया था। अब वो 4 भाग दे देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, अब अंग्रेजों द्वारा एकीकरण के समय राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, या आ सकता है राजपूत स्टेट एजेंसी में जो बांटा गया 4 भाग थे, उनमें से कौन सा नहीं है? तो ये पूछ सकता है, तो इनमें से है। ठीक है, डोनाल्ड राजपूत स्टेट एजेंसी जो केंद्र जयपुर के अंदर है। ठीक है, मारवाड़ की बात करते हैं, जोधपुर के अंदर है राजपूत स्टेट एजेंसी जोधपुर में, मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको तीनों को रट लेना है, याद करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी केंद्र कोटा के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में जो कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। पूछ सकते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय कितना समय लगा था। ठीक है, जैसे संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बन रहा है। राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगा था वो कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो मारवाड़ रियासत, सबसे छोटी शाहपुरा रियासत थी। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। ठीक है, रियासती तथा नवीनतम जो रियासत झालावाड़ बनी थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक, अभी भी मुस्लिम जो टोंक ही है, टोंक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो जनसंख्या है टोंक के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पूछ सकते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। राजस्थान का एकीकरण में कितना समय लगा था?
राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? प्राचीन रियासत कौन सी थी? नवीनतम रियासत कौन सी है? स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान का जो एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, चरणों में? इस तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। 1929 में, सॉरी 39 में राजस्थान की रियासतों का एकीकरण करते समय प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटी वेलिंगटन द्वारा किया गया था, परंतु असफल रहा, ठीक है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के जो शासकों द्वारा पृथक संगठन बनाने का असफल प्रयास किया गया था, और 1930 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा राजस्थान, गुजरात, मालवा के 22 राज्यों का गठन राजपूताना यूनियन नाम से बनाने का जो प्रयास था वह असफल प्रयास रहा। और डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर वांगड़, ठीक है, संघ बनाने का जो प्रयास था वो भी असफल रहा, ठीक है। कोटा की बात करते हैं, कोटा के जो महाराजा भीम सिंह द्वारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास जो था वो भी असफल रहा था, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्लास के अंदर, नीचे है, तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए कोटा महाराज भीम सिंह द्वारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ रियासत को मिलाकर जो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रयास था वो असफल रहा। जोधपुर के बाद जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय करने का जो प्रयास था वो भी असफल रहा था। जो इनकी बुनियादी जो प्रयास थे वो एकदम असफल माने गए हैं, असफल रह गए थे किसी कारण, ठीक है। तो प्रथम चरण की बात करते हैं मत्स्य संघ, ठीक है, जो जयपुर के अंदर है। मत्स्य संघ कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। वैसे तो इनका जो हुआ था 18 मार्च 1948 में इनका जो प्रथम चरण चला था मत्स्य संघ का, ठीक है। एम के मुंशी के सुझाव के बाद इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा, ठीक है। अब प्रश्न बन सकता है कि के मुंशी सुझाव के बाद इस चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। अलवर महाराजा तेन सिंह व सहयोग एन बी खरे को सांप्रदायिक दंगों के विषय में दिल्ली बुलाया, ठीक है, तथा जांच पूरी होने तक उन्हें दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया, ठीक है। चरण की बात करते हैं, चरण 4 रियासतों और 3 ठिकानों, वो सॉरी 1 ठिकाने का विलय किया गया था उस टाइम पे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीम, मराणा, ठीक है। राज प्रमुख की उदय भान सिंह धौलपुर के थे, ठीक है। उप राज प्रमुख की बात करते हैं, गणेश पाल वासुदेव सिंह करौली के थे। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, शोभा राम कुमाऊं थे उस टाइम पे। ये अलवर के निवासी थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख योगदान दिया था, ठीक है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। आप पूछ सकते हैं राजस्थान का एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। कहाँ के निवासी थे? अलवर के निवासी थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? नहीं लिया था, उन्होंने भाग लिया था, योगदान दिया था, ठीक है। उप प्रधानमंत्री कौन था? जुगल किशोर चतुर्वेदी था। राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है उनको। पूछ सकते राजस्थान का एकीकरण हुआ उस टाइम पे राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता था? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता था। उनकी राजधानी कहाँ थी? अलवर थी। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गौड़गिल थे। कौन थे? एन.वी. गौड़गिल थे। ये तत्कालीन क्षेत्रीय खनिज उद्योग मंत्री थे, और उद्घाटन स्थल लोहागढ़, भरतपुर के अंदर, ठीक है। बात करते हैं मत्स्य संघ का वार्षिक जो 184 था, ठीक है, करोड़ रुपए, ठीक है। 184 करोड़ रुपए। जनसंख्या की बात करें 18 लाख से अधिक थी उस टाइम पे, ठीक है। जब राजस्थान का एकीकरण था उस टाइम पे 18 लाख से अधिक जनसंख्या मानी गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, 5 इकाइयों में 4 रियासत थी, ठीक है। दूसरा चरण की हम बात करते हैं, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में। इस चरण में उन 9 रियासतें, 1 ठिकाने का विलय किया गया था, ठीक है। रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, ठिकाना, ठीक है। राज प्रमुख की भीम सिंह थे। उप राज प्रमुख थे बहादुर सिंह थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा, ये जो मूलतः शाहपुरा के निवासी थे, ठीक है। राजधानी कोटा के अंदर है। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौड़गिल ने कोटा में किया था, और इनकी जो आय थी 2 करोड़ वार्षिक अंक।
वार्षिक थी और जनसंख्या 23,60,000 मानी गई है। ठीक है, तीसरा चरण के अंदर तो संयुक्त राजस्थान आ गया 18 अप्रैल 1948 के अंदर। इस चरण में उदयपुर रियासत का विलय हुआ और राजस्थान संघ में किया गया तथा इनका नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह थे, उप राज प्रमुख भीम सिंह थे, वरिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह थे और कनिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह थे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आशावत थे और राजधानी उदयपुर उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उदयपुर में की थी। ठीक है, उदयपुर में उद्घाटन किया था और इनकी जो वार्षिक आय थी 3.16 करोड़ रुपए थी और जनसंख्या 42 लाख से अधिक थी। ठीक है, चरण चौथा, व्रत राजस्थान 30 मार्च 1949 में। व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ पूछ सकता है, 30 मार्च 1949 को इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा दिन, इस चरण में कुल 5 इकाइयां संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया, इसका नाम बदलकर व्रत राजस्थान रखा गया। 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, 30 मार्च राजस्थान दिवस किस कब मनाई जाती है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाई जाती है। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाई जाती है। राज प्रमुख की बात करते हैं, महाराणा भोपाल सिंह थे और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए इसके जो उप प्रमुख, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी कहाँ कहाँ कौन कौन सी थी, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं नीचे। चलिए, उप राज प्रमुख भीम सिंह थे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, राजधानी जयपुर सत्यनारायण राव समिति रिपोर्ट के आधार पर है और इस रिपोर्ट की पेयजल की उपलब्धता एवं प्रशासनिक सुलभता प्रमुख जो आधार बनाया गया था। और उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल थे। इस चरण में विभागों का रियासत के अनुसार इनके जो विवरण किया गया है। ठीक है, बीकानेर शिक्षा विभाग जोधपुर। देखिए, आज भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, वो बीकानेर बनाया गया। जोधपुर न्याय विभाग है, उदयपुर खनिज विभाग है, कोटा वन विभाग है और कृषि विभाग की बात करते हैं भरतपुर है। ठीक है, पांचवें चरण की बात करते हैं, संयुक्त वृहद राजस्थान का जो निर्माण हुआ कब हुआ था? 15 मई 1949 को। ठीक है, तो चरण पांचवा, इस चरण मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया। व्रत राजस्थान नामक इकाई का गठन किया गया। भरतपुर धौलपुर रियासतों का संदर्भ में निर्णय लेने हेतु शंकर राव समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? शंकर राव समिति का गठन किया गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर भरतपुर धौलपुर समय मत्स्य संघ का विलय किया गया। ठीक है, छठा चरण की बात करते हैं, राजस्थान का संघ का जो 26 जनवरी 1950 को छठा चरण चला था। इस चरण में सिरोही आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिला लिया गया और इसकी जो क्रियान्वित 7 फरवरी 1950 को की गई। ठीक है, सातवें चरण की बात करें तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 में जो वर्तमान में हुआ था, जो चल रहा है। ठीक है, इस चरण में निम्नलिखित बातें थी। फजल अली सहयोग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था और अजमेर की बात करते हैं, मेरवाड़ा विलय भी कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। मारवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ के सिरोंज क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, संविधान के 7वें संशोधन 1951 के अनुसार राजस्थान राज्यों की कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल कहा जाने लगा। ठीक, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल को थे गुरुमुख निहाल सिंह चंद्रवीर के विलय पत्र नहीं अपितु मृत्यु पत्र हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है हनुवंत सिंह आज स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु शोक दिवस है। किसने कहा? हनुवंत सिंह ने। जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय ने राजस्थान को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। सॉरी, पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान। की कला संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की कला संस्कृति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बेसिक सी जानकारी और बता दूं आपको। ठीक है,
राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? समझना है कला और संस्कृति, जो इसमें तमाम देवी देवताओं के बारे में, ठीक है, विस्तार से जानकारी मिलेंगी। कौन कहाँ कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ है, कैसी समाधि स्थल, तमाम चीज़ें, इनकी जो रक्षक क्या हैं, सब तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ टॉपिक बाई टॉपिक याद रखना है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ठीक है? बाद में आपको पछताना पड़ेगा। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा, ठीक है? पढ़ाने का थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आपको सही से पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन आपकी समझ में सब आ रहा है, ठीक है? तो आप एक एक चीज़ को नोट कीजिए, दिमाग में उतारिए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है? छोड़ के नहीं जाना है क्लास को, बने रहिए क्लास पर, ठीक है? तो चलिए राजस्थान के लोक देवता के बारे में पूर्ण चर्चा करते हैं। राजस्थान के कुल 5 पीर हैं। ठीक है, वर्गों बैठा के हैं 5। रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया जी, पाबू जी, गोगा जी, ठीक है? 5 पीर हो गए, ठीक है? ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, ये पीर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? झुंझारू गो रक्षा करते समय अपने प्राण त्याग दिए थे, और कवि पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता खारा मामा जानवर की बलि, शराब का सेवन करते, और मीठा मामा साधारण प्रकार के भोग लेते थे, ठीक है? जैसे खीर, पूड़ी वगैरह वगैरह जो भी थे, ठीक है? हम रामदेव जी की चर्चा करते हैं। तो चलिए बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं। पीरों का पीर रामशाह पीर बाबा रामदेव जी, ठीक है? जन्म उड्डू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, संवत 1405 से 1409 में, ठीक है? पिता अजमल जी, माता मैणी देवी, इसको जो उपनाम मैणी देवी, पत्नी नेतल दे, दजलो सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान की थी, ठीक है? बहन सुगना बाई, इनको लाछा, बहन धर्म बहन थी डाली बाई, मेघवाल जाति की थी, ठीक है? भाई ब्राह्मण देव, इनको जो बलराम का अवतार माना जाता है, ठीक है? गुरु बालीनाथ गुफा, मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर, ठीक है? बालीनाथ, इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। वंश अर्जुन वंश से थे। वहाँ वाहन जो लीला घोड़ा श्वेत रंग का सफेद, और जाति राजपूत गोत्र तंवर की थी, और समाधि जीवित भाद्रपद शुक्ल एकादशी गुरु नीचा रामदेव राव जैसलमेर के अंदर ली गई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। विषम संवत 1458 ईस्वी में उपनाम की बात करते हैं। कुष्ठ रोग निवारक देवता ठाकुर जी, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता माना जाता है। रामदेव जी को मक्का के 5 पीरों ने पंच पीपली नामक स्थान पर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे, ठीक है? जिन्होंने पंच पीरों का नाम दिया गया है, ठीक है? सहयोगी हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्ना रायका, भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं बाबा रामदेव जी। रामदेव जी की शुद्धि जो आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं पुनः उसी धर्म में परिवर्तन करना, ठीक है? प्रवर्तन नाम से इस आंदोलन में मुसलमान बने हिंदुओं को वापसी कर हिंदू बनाया गया, ठीक है? भैरव राक्षस व सातल मेर पोखरण में रामदेव जी ने किया, ठीक है? जो बाबा रामदेव जी हैं, इन्होंने छुआछूत को समाप्त कर दिया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी कुष्ठ रोग निवारक थे। रामदेव जी चमत्कारिक उपाय को परिचय देना कहते हैं, और एकमात्र लोक देवता रामदेव जी कवि भी थे, और रामदेव जी ने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है, ठीक है? और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त रिंखिया कहलाते हैं, और हिंदू कृष्ण का अवतार मानकर मुसलमान राम शबीर नाम से पूजे जाते हैं, ठीक है? हिंदू तो उनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, और मुसलमान राम शबीर के नाम से पुकारते हैं। डाली बाई ने रामदेव जी की एक दिन पहले समाधि ले ली थी, और रामदेव जी हड़बू जी के समकालीन थे, और रामदेव जी के मंदिरों को देवरा भी कहा जाता है, ठीक है? इस दिन श्वेत 5 रंगों का ध्वजा फहराई जाती है, जिन्हें नेजा कहते हैं, ठीक है? रामदेव जी के जो ध्वजा को कहते हैं नेजा कहते हैं, और सफेद व काला, लाल, हरा, नीला होता है, ठीक है? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा तीर्थ जो यात्रा जाति प्रथा का विरोध किया, अतः एकमात्र लोक देवता जिसके चिन्ह के रूप में पगल्या पद चिन्ह पूजे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको
याद रखना है। कौन से लोक देवता जिनके पगलियाँ पूजे जाते हैं? बाबा रामदेव जी की पूजे जाते हैं, ठीक है? जिन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और छुआछूत को समाप्त करने का जो योगदान दिया, वो कौन थे? बाबा रामदेव जी, ठीक है? तो ये समाज सुधारक भी थे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट। बाबा रामदेव जी समाज सुधारक थे। रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भादवा, भावेरी तीज शुक्ल द्वितीया को भादवा शुक्ल रोनेचा जैसलमेर के अंदर मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, जो 60 मीटर का है। रामदेव जी की रात्रि जागरण किए जाते हैं, जिन्हें जम्मा कहते हैं, ठीक है? रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होते थे, उन्हें क्या कहते हैं? जम्मा कहते थे, ठीक है? रामदेव जी की यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी के जो समकालीन मल्लीनाथ जी थे, जिसे पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया था, और रामदेव जी को कपड़ा घना चौड़ा चढ़ाया जाता है, जिसे घोड़ले कहते हैं, घोड़ा चढ़ाया जाता है, सॉरी। रामदेव जी के याद में गाए जाने वाले गीत बावड़े कहलाते हैं, और फड़ ब्यावले भोपे बाजते हैं, ठीक है? जैसलमेर बीकानेर में रामदेव जी का पवित्र स्थान पंची बावड़ी जैसलमेर में रामदेव जी ने हरजी भाटी को पहला पर्चा दिया था। किनको? हरजी भाटी को, ठीक है? रामदेव जी की समाधि स्थल सरोवर की पाल कहलाती है, रामदेव जी की, ठीक है? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बेसिक सी जानकारी है, ये हर एक व्यक्ति को याद होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा पढ़ाने को कुछ भी नहीं है, बस धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, ठीक है? रामदेव जी पवित्र स्थान पंच बावड़ी की पोखरण के अंदर हैं, और रामदेव जी हरजी भाटी को पहला परिचय दिया था। रामदेव जी की समाधि स्थल राम सरोवर की पल कहलाती है। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा को पोखरण क्षेत्र दहेज में दे दिया था, और उन्नीचा और की स्थापना उन्होंने की थी। सुगुना बाई का विवाह पुंगल बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था, और रामदेव जी के भक्त जयकारे लगाते हैं, जिसे बादली कहते हैं, और रामदेव जी का धागा धांति पात्री या कुंडली कुंडली कहलाते हैं, ठीक है? तांती और पातली और पातरी जो गले के अंदर पहनी जाती है, तांती हाथों के बांधी जाती है, ये ठीक है। रामदेव जी का थान देवरा या कंदन वृक्ष के नीचे होते हैं, और रामदेव जी के पद चिन्ह पगले कहलाते हैं। इनके रखने के स्थान को ताक या आलिया कहते हैं, ठीक है? ताक का मतलब बारी, बारी पहले बारी बोलते थे, ताक भी बोलते हैं, पार्टीशन बोल लीजिए, ठीक है? तो ये तमाम चीजें हैं। रामदेव जी की कसम आण कहलाती है, क्या कहलाती है? आण, कसम आण कहलाती है, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब जो इनके मुख्य स्थल थे, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। खुंडियावास अजमेर राजस्थान का छोटा रामदेवरा, खुंडियास के अंदर है छोटा रामदेवरा। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिरांटिया पाली के अंदर है। कठौती नागौर के अंदर है। जूनागढ़ गुजरात भारत का छोटा रामदेवरा है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। रामदेव जी की राजस्थान से बाहर मान्यता जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में भी है। यूरोप क्रांति से पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता और बंधुता था। रामदेव जी ने पश्चिमी भारत में मतांतरण व्यवस्था को रोकने को अहम भूमिका निभाई थी। राम सरोवर पाल के किनारे पर्चा बावड़ी है, और रामदेव जी फड़ का निर्माण चौथमल जोशी द्वारा वाद यंत्र रावण हत्या वाचन करते थे, और इस फड़ को मुख्यतः कोली भांबी बलाई आदि रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो हम बेसिक स्पीड से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम गोगा जी की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी संवत द्रेवा चूरू के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, और जवर सिंह माता नहीं पिता सॉरी पिता जेवर सिंह और माता बांछल दे थी। पिता पत्नी दो थी इनकी। प्रथम पत्नी सुरियल और कजरीवन की पुत्री, और उत्तर प्रदेश के अंदर थी। दूसरा विवाह जो होता केमल मदे कोलोमन जोधपुर में बूडो जी राठौड़ की पुत्री थी, और पुत्र जो तो कुल 47 गुरु गोरखनाथ जी और सांपों की प्रसिद्ध नहीं सिद्धि जो सांपों की थी प्राप्त थी, और सरक सवारी जो नीली घोड़ी गोगा बप्पा कहते हैं, और रंग नीला और उपनाम के नाम से जाना जाता है। जहार पीर महमूद गजनवी ने कहा था, ठीक है? जहार पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी थी। शाब्दिक अर्थ की बात करें, साक्षात देव था, ठीक है? राजा मुंडुकुलिक चिंदा पीर सांपों का देवता गौ रक्षक माना जाता है। प्रतीक चिन्ह पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण गोगा जी का छोटा मंदिर थान कहलाता है, और जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, ठीक। इनकी जो ध्वजा होती है सफ़ेद होती है, और छावली होती कहलाते हैं, और पुजारी जो है इनके गीतों को तो छावली, और पुजारी जो है चाइल कहलाता है, चेवावान कहलाते हैं। मौसीरे भाई अर्जन सर्जन थे, और माता बांछल देवी थी। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए और गूगल फल से हुआ था, और जो अर्जन सर्जन थे ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, ठीक है?
गुलफल से हुआ था। और गोगा जी ने नाग देवता ताक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केमलदेव को पुनः जीवित करवाया था और सांपों का देवता कहलाते हैं। मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ जमीनी विवाद के कारण सांचुर जालोर महमूद गजनवी द्वारा गायों को लूटा गया था। गोगा जी ने महमूद गजनवी के नाम पर गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, गोगा जी महमूद गजनवी के सामने गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो चलिए गोगा जी गजनवी के मध्य युद्ध का वर्णन मेह द्वारा रावल ग्रंथ में किया गया है। और कर्नल टोड के अनुसार गोगा जी ने 47 पुत्र 52 भतीजों के साथ युद्ध किया गया था। और सतलज नदी के पास 1023 में गजनवी के साथ गोगा जी ने 11 बार युद्ध किया था। और गोगा जी के समकालीन महमूद गजनवी गोरखनाथ जी हैं। और गोगा जी की दुर्मेड़ी गोगामेड़ी तहसील नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगामेड़ी गाँव में गोगा जी के मुख्य मंदिर सन 1931 में आधुनिक मंदिर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और गोगा जी मंदिर के मुख्य द्वार अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द अंकित किया गया और गोगा जी के पुजारी चायल कहलाते हैं। और 11 माह का पूजा इनके मुस्लिम कयाम खानी मुस्लिम करते थे। ठीक है, भाद्रपद के एक महीने में पूजा हिंदू मेहर मेघवाल करते हैं और इन्हें भोपा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुख्य मंदिर गोगामेड़ी हैं। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी में लगता है। और भादवा सूरी कदम से भादवा सूरी 11 तक इनका मेला बढ़ता है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। गोगा नृत्य किया जाता है। और गोगा जी ओल्डी सांचौर के जालोर के प्रसिद्ध हैं। और गोगा जी गायों की लूटी गई थी। गोगा जी यहाँ पर गोगा जी की गायों लूटी गई थी। ठीक है, जो महमूद गजनवी द्वारा। ठीक है, इस ओल्डी का निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था। केरिया गाँव गोगा जी की सिद्धि मेड़ी जो ददरेवा चूरू के अंदर है। और यहाँ पर गोरखा तालाब गोगा जी की घोड़ी का प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ पर गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा है, गोरखनाथ जी की प्रतिमा है। और हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगा जी का वाद्य यंत्र डेरू और आम की लकड़ी से निर्मित होता है। गोगा जी को गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा महाराज कहते हैं। और गोगा जी राजस्थान से बाहर मान्यता हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। गोगा जी राजपूत जाति में चौहान वंश थे। और हिंदू मुस्लिम एकता सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से गोगा जी का विशेष महत्व। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोग जहर पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, यहाँ लोग गोगा जी के मेले लोहे की छड़ी से अपने शरीर पर प्रहार करते हैं, जिसे पैरू कहते हैं। गुरु को गोरखनाथ में घोतक हैं। और गोगा मेड़ी चारों तरफ जंगल में पणी रोपण का एवं जोहड़ कहते हैं। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी का असुरोही भला लिए युद्ध के रूप में प्रतीक चिन्ह है और सर्प के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी को जहारपीर के रूप में पूजते हैं। सर्प का देव यानी विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो यह हुआ गोगा जी का संपूर्ण इतिहास खत्म। ठीक है, अब केशरिया कुंवर जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको ऐसे नोट्स कोई नहीं लेके आएगा। ठीक है, केसरिया कुंवर जी है ना, गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र था। कौन था? केसरिया कुंवर जी। मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे सफ़ेद ध्वजा सफ़ेद रंग से युक्त हैं। और जन्म इनका ददरेवा चूरू के अंदर। इसे सांपों का देवता कहते हैं। भोपे द्वारा जहर चूस कर बाहर निकालते हैं। पूजा स्थल ददरेवा चूरू के अंदर है। बुद्ध सर हनुमानगढ़ के अंदर। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। मेहाजी। ठीक है, जन्म बाणीनी गांव जोधपुर के अंदर 14वीं सदी में। और जोधपुर शासक राव चुंडा के समकालीन थे। और पिता गोपाल राव सांखला थे। और गोत्र राजपूत सांखला। कर्नल जेम्स टोड ने गोत्र पंवार बताया। और ननिहाल इनका था। पालन पोषण होने के बाद मंगलिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नहीं अपन इनके मेले की बात करते हैं। मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बाणीनी गांव जोधपुर के अंदर। घोड़े का नाम है किरण काबरा का। जैसलमेर राव रणदेव भाटी गोरक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और मेहर जी की बात करें, सारा जीवन धर्म रक्षा एवं मर्यादाओं की पालना में बिताया था। और पुजारी की बात करें, मंगलिया राजपूत वंश में वृद्धि नहीं होती है और अच्छे शकुन
शास्त्री भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बाबू जी की बात करें तो बाबू जी का जन्म विश्व सन 1296 में कोलूमंड फलौदी जोधपुर के अंदर। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी फूलन दे, सुखप्यार दे, अमरकोट पाकिस्तान, सूरजमल सोडा के पुत्री थी सॉरी, राजपूत गोत्र राठौड़ थे। सवारी की बात करते केसरिया कालमी घोड़ी यह देवल चारणी की थी। और अवतार की लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। उपनाम हाड़ी फाड़ के लोक देवता, ऊँटों के देवता के बारे में माना जाता है। फ्लेग रोग का निवारक भी इनको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बाबूजी राठौड़ देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देंचु जोधपुर में बैनो जायल नागौर शासक जिंदराव खींची के सामने युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी की जीवन ग्रंथि बाबू प्रकाश में मिलती है, लेकिन आशिया मेहाजी बाबूजी 7 थ्योरी भाइयों की रक्षा गुजरात के अन्ना बाघेला नामक शासक से की, इस कारण उन्हें थ्योरी जाति के आराध्य देव मानते हैं। थ्योरी भील। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास का चलिए आज की क्लास का यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो अपन इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी, नोट्स हैं इसमें, क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्लास चाहिए आपको तो बने रहना चैनल पर, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें एक ये टॉपिक और ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कॉपी के अंदर आपको उतारना है, पेन और कॉपी लेके चलना है। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, आभूषण, वेशभूषा, खान पान की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सिर के आभूषण, ठीक है, कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कहाँ के आभूषण है। ठीक, ये सब बातें इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस क्लास के अंदर। चलिए रूबरू करवाते हैं आपको आभूषण, वेशभूषा, खान पान की सभी चीज़ों से। ठीक है, एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिए। ठीक है, अब जिंदगी में नहीं भूलने वाले, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अदर क्लासें होती है, मैं बुराई तो नहीं करना चाहता, अदर क्लासें होती है आपको क्वेश्चन बताती है, क्वेश्चन का पता नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब कहने का मतलब झाड़ फूंक की आवश्यकता नहीं, सीधे दरबार की आप और चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा इसको चलिए, सिर के आभूषण, राखड़ी यानी रखड़ी, बोरला, टीका, सिसफुल, सांकली, दामन, सुरमा, मांग, मेहमंद, मेरी, टिक्का, टिकड़ा, टीडी, भलको, ये सभी सिर के आभूषण है। ठीक है, हम गला के आभूषण की बात करते हैं। मांदलिया, सुघाली, पंचलड़ी, जंजीर, तुलसी, बजबटी, हाकली, तिमड़िया, पोत, हार, हंसहार, चंद्रहार, 5-7 लड़ियों युक्त बंजर बट्टी, बलवेड़ा, हक्कर, चांकली, चंपाकली, खरी, ईंटी, कंठमाला, हालरो, एक ठुस्सी आभूषण। ठीक है, तो ये सभी गले का, यहाँ पे एक ठुस्सी आभूषण है, ठुस्सी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो एक गले के आभूषणों के, कान के आभूषणों की हम चर्चा कर लेते हैं। कान के आभूषण है झेला, झलो, टेड्डी, लौंग, छेलकड़ी, मुर्कियाँ, कर्ण फूल, पिपल, पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठियाँ, बाली, टॉप्स, झुमका, सुरलिया, लटकन। ठीक, ठीक है बच्चों, तो चलिए नाक के आभूषण, लूंग, कांटा, नथ, लटकन, वारी, चुन्नी, चौंक, भमरियों, बेशरी। चंद्रहार की बात करते हैं, 5-7 लड़ी वाला एक प्रकार का हार होता है। चौंक की बात करते हैं, दांतों में जो जड़ाई होती है वो दांतों में है, जो स्त्री दांतों के बीच में चढ़ाई करवाती है, सिद्ध बनाकर उसमें सोने की कील जुड़वाती है, चौंक कहा जाता है। ठीक है, झालरा की बात करते हैं, सोने अथवा चांदी की जो लड़ों वाला आभूषण, जिसमें घुंघरियाँ लटकती रहती है। और अंगुली की बात करते हैं, दामना, पच, हथ, पान, छड़ा, बिछियाँ, अरसी, जो ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अंगूठी की बिट्ठी, बूंदड़ी, अंगुलियों में पहने जाने वाला छल्लों को कहा जाता है। ठीक है, कुड़क या नथड़ी, भंवरकड़ी, अंगूठी की
बराबर व उससे छोटा छल्ला होता है जो छोटी लड़ी के आकार में होता है। कमर का कंदोरा, जंजीर, तंगड़ी, करधनी, कणकती कमर में पहनी जाने वाली सोने का आभूषण होता है। झूले की श्रृंखलाओं में पट्टी होती है और सोने चांदी इस सांकल को कंदोरा भी कहते हैं। और सटका की बात करें, लहंगे के नेफे में अटकाकर लटकाया जाने वाला आभूषण, इसमें सोने चांदी की चाबियां लटकती रहती है। ठीक, तो ये तमाम बातें हैं। चलिए इस हाथ के आभूषणों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाथ के आभूषण है, ठीक है। चूड़ा, चूड़ी, नोगरी, आंवला, हथफूल, कड़ा, कंगन, चोट, खंजरी, गजरा, ये सभी। बाजू की बात करते हैं, बाजूबंद, बाजूबंद, भुजबंद, अणत, टड्डो, तकड़ा। पाँव की बात करते हैं, पैजन, कड़ा, टणका, आंवला, जूनी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़, छड़ा, लंगर, लछन, हिना, मैन, पायल, पाइचेप, गुरु, नुकुर, घुंगुर, झांपर, नेवरी, रमझोल, गोठ्या, पोलरी, बिछड़ी, भट्टी, बुट्टी, झांझरिया, झांझर या नेवरी। ठीक है, नेवर, नेवरी, ये सभी क्या है, पाँव के आभूषण है। ठीक है। अन्य आभूषण की बात है, कलंगी। ठीक है, यह आभूषण नीचे से पतला था, ऊपर से तिकोना गोला होता है। इसे साफे पर लटकाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, कलंगी होते हैं ना कि दूल्हे के ऊपर सिर पर लगाया जाता है। ठीक है, सिर पे या सापे पर आने की या आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है, जो धातु मोती पन्ने से बनाया जाता है। थमड़ियों की बात करते हैं, यह बिलों से बनी हुई घनी लड़ियों के बीच यार अंगुल 4 अंगुल लंबी मोनरों या मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। बीनवाल चित्र में इसे मुठ्ठिया कहा जाता है। ठीक है, कांठल के बाद गले का यह आभूषण छोटे बच्चे में पहनाया जाता है, बच्चों को। ठीक है, चौक की बात करते हैं, गले में जो गले का आभूषण होता है उसमें देवताओं की मूर्ति अंकित होती है। ठीक है, जैसे ताबीज हो गया, क्या बोलते हैं, और बिल्ला हो गया। ठीक है, ये हो गया। हेयर पेन की महिलाओं द्वारा पैरों में यह आभूषण सजावट के रूप में पहना जाता है। मोर रूपी आभूषण महिलाओं द्वारा कान में लटकाया जाता है। गोफन स्त्री के बालों की वैणी में गूंथा जाने वाला आभूषण होता है। ठीक है, जो जंजीर टाइप का होता है। ठीक है, लट्टियां जो होती हैं वहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे सिर की ओर जाती है। ठीक है, अड़कड़ी किसान स्त्रियों की बाह व चांदी का आभूषण होता है। खंजरी की महिलाओं के हाथ का आभूषण होता है। खुंगाड़ी गले का आभूषण होता है। अंगूठा पैर का आभूषण, जिसे पाँव के अंगूठे में पहना जाता है। ठीक है, आंवला, सेवटा, गजरा, चौंत, टड्डा, टकना, टिड्डी, टिड्डी, ठुसी, नसेर, रहना, नेवर, नौगरी, पगपान, पीपल, पन्ना, औंटिया, बजटी, बोर, रखड़ी, दोनों पैरों, ये सब तिमड़िया, ये सभी आभूषण आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। आज मेरा गला भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है, इस कारण से आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो सही से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जितना पढ़ा है उसको ध्यान से रखिए, ध्यान से याद रखिए और मन में उतारिए। रटना नहीं है, दिमाग में उतारना है। ठीक है, समझ समझ की सब चीज़ों को याद करना। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन लेकर ज़िंदगी को आगे की ओर अग्रेसित करना है। ज़िंदगी को किस तरह से चलना है, लेकर चलना है, माता पिताओं का जो सपना है उसको साकार करना है। ठीक है, तो आपको इसी क्लास के माध्यम से और अन्य क्लासों का जिक्र सामने आएगा, उनको भी आपको देखने को मिलेगा। इससे बेहतरीन क्लास लाएंगे, बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार, आपकी सब कुछ आपका बना रहे। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, पूरा कीजिए। आपका एक छोटा सा प्यार और आपकी एक छोटा सा सपोर्ट अब बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जल्द ही अगली नेक्स्ट क्लास शाम को लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।